स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन ब्रांच पे। आज हम लोग एनसीईआरटी का बायोलॉजी के टॉपिक को देखने वाले हैं। यहाँ पे मैं बता दूं, हमने हिस्ट्री को कंप्लीट कर लिया, ज्योग्राफी और पॉलिटी को कंप्लीट कर लिया है, इकोनॉमी से भी रह गया है, मैं बाद में करवा दूंगी। अभी साइंस हम लोग देखने वाले हैं। साइंस में हमने स्टार्ट किया है बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव प्रश्न को। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल न्यू बुक है और बायोलॉजी में हम लोग टॉपिक देखने वाले हैं। टॉपिक नेम भी बताते हैं। टोटल टॉपिक इसमें 19 दिए गए हैं। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जीव विकास, जीवों का वर्गीकरण, कोशिका एवं उत्तक, उसके साथ ही पादपों के आकार की, पादप रोग, पोषण, रोग एवं प्रतिरक्षा। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर टॉपिक देखते हैं। फर्स्ट नंबर टॉपिक दिया गया है जैव विकास, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था, बताइएगा। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? इसका राइट आंसर हो जाएगा लैमार्क ने। लैमार्क ने, ऑप्शन नंबर डी। किस वैज्ञानिक द्वारा विकास का सिद्धांत प्रस्तावित किया गया था? किस वैज्ञानिक द्वारा विकास का सिद्धांत प्रस्तावित किया गया था? चार्ल्स डार्विन के द्वारा। चार्ल्स डार्विन के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। जीव विज्ञान के जनक कौन हैं? जीव विज्ञान के जनक अरस्तु। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु। चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन हैं? चिकित्सा शास्त्र के जनक हिपोक्रेटस। हिपोक्रेटस, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योगतम की उत्तरजीविता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? योगतम की उत्तरजीविता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, यह किया था डार्विन ने। डार्विन ने, ऑप्शन नंबर बी। एक्सोबायोलॉजी किससे संबंधित है? एक्सोबायोलॉजी जो है किससे संबंधित है? तो इसका संबंध है बाह्य अंतरिक्ष में जीवन। बाह्य अंतरिक्ष में जीवन। एक्सोबायोलॉजी का संबंध किससे है? बाह्य अंतरिक्ष में जीवन, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं दिया गया है, बताइएगा। फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, फसलों की खेती एग्रोनॉमी, सब्जियों की खेती हार्टिकल्चर, फलों की खेती पोमोलॉजी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर नहीं कहलाता है, बागवानी इसका राइट आंसर होना चाहिए था। हॉर्टिकल्चर में बागवानी की खेती को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। डायनासोर किस प्रकार के जीव थे? यह हो जाएंगे मीसोजोइक पक्षी। मीसोजोइक पक्षी। डायनासोर किस प्रकार के जीव थे? तो मीसोजोइक पक्षी थे। डायनासोर किस प्रकार के जीव थे? तो इसका राइट आंसर दिया गया मेसोजोइक पक्षी, लेकिन मेरे ख्याल से इसका राइट आंसर होना चाहिए मीसोजोइक सरीसृप। मीसोजोइक सरीसृप, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आप लोग भी इसे कंफर्म कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका प्रयोग किया था लैमार्क तथा टिविरेनस ने। लैमार्क तथा टिविरेनस ने, ऑप्शन नंबर बी। जीवधारियों के वर्गीकरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जीवधारियों के वर्गीकरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? टैक्सोनॉमी। क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमी। थियोफ्रेस्टस ने निम्नलिखित में से किन पुस्तकों की रचना की थी, बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थियोफ्रेस्टस ने किस पुस्तकों की रचना की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा हिस्टोरिया प्लांटेरम और ऑन द कॉजेज ऑफ प्लांट्स। ए और बी क्या है? राइट आंसर है हिस्टोरिया प्लांटेरम ऑन द कॉजेज ऑफ प्लांट्स, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजीवों के गुणों में शामिल है। सजीवों के गुणों में शामिल है उपापचय, प्रजनन और आनुवंशिकता, ऑप्शन नंबर डी। उपरोक्त सभी क्या है? राइट आंसर है। हागो डी ब्रिज ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? हागो डी ब्रिज ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? उत्परिवर्तन का सिद्धांत। उत्परिवर्तन का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर डी। जीवों के विकास के संदर्भ में सही अनुक्रम है। जीवों के विकास के संदर्भ में सही अनुक्रम है, बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सेलामेंडर, अजगर और कंगारू। सेलामेंडर, अजगर और कंगारू, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। लैमार्कवाद का मूल सिद्धांत क्या है? लैमार्कवाद का मूल सिद्धांत क्या है? इसका मूल सिद्धांत है उपार्जित लक्षणों की वंशागति। उपार्जित लक्षणों की वंशागति, ऑप्शन नंबर बी। जीवों में प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? जीवों में प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? चार्ल्स डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन ने।
निम्नलिखित में से किस काल में जीवन के साक्ष नहीं प्राप्त हुए हैं? किस काल में जीवन के साक्ष नहीं प्राप्त हुए हैं? एजोइक काल में। एजोइक काल में, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत लुई पाश्चर ने प्रतिपादित किया था? कौन सा सिद्धांत लुई पाश्चर ने प्रतिपादित किया था? रोगों का रोगाणु सिद्धांत। रोगों का रोगाणु सिद्धांत लुई पाश्चर ने प्रतिपादित किया था। न्यूक्लियो प्रोटीन्स जिनमें स्वतः द्विगुणन का गुण होता है किनकी अभिक्रिया से निर्मित होते हैं? न्यूक्लियो प्रोटीन्स जिनमें स्वतः द्विगुणन का गुण होता है किनकी अभिक्रिया से निर्मित होते हैं? तो यह हो जाएगा ए सभी, जैसे कि अमीनो अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीवन का उद्गम लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ है? वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीवन का उद्गम लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ है? यह हो जाएगा 3.5 बिलियन वर्ष। 3.5 बिलियन वर्ष, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, पृथ्वी पर सबसे प्राचीन जीव कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे प्राचीन जीव कौन सा है? यह हो जाएगा नीलहरित शैवाल। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है क्रो-मैग्नान मानुस। क्रो-मैग्नान मानुस, ऑप्शन नंबर बी। मैमथ किस जीव का पूर्वज है? मैमथ किस जीव का पूर्वज है? हाथी का। मैमथ जो है हाथी का पूर्वज है। आर्कियोप्टेरिक्स क्या है? आर्कियोप्टेरिक्स क्या है? तो हो जाएगा जुरैसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी। जुरैसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है आर्कियोप्टेरिक्स। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध विकासवादी वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने किस पुस्तक में अपने सिद्धांत का प्रतिपादित किया? किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? चार्ल्स डार्विन ने किस पुस्तक में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया? यह हो जाएगा द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित तत्व समूहों में से कौन सा पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी था? निम्नलिखित तत्व समूहों में से कौन सा पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी था? कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। सजीवों के प्रमुख गुण दिया गया यहाँ पे, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, कोशिकीय संगठन, उपापचय, श्वसन, पोषण, वृद्धि एवं विकास, प्रजनन, आनुवांशिकता, समस्थिति और संवेदनशीलता। सजीवों के गुण क्या क्या हैं? तो कोशिकीय संगठन है, उपापचय है, वृद्धि एवं विकास है, पोषण है, श्वसन है, प्रजनन, आनुवांशिकता और समस्थिति और संवेदनशीलता। यह सब सजीव के प्रमुख गुण हैं। अब हम लोग दूसरा टॉपिक देखने वाले हैं, जीवों का वर्गीकरण। जीवों का वर्गीकरण। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है, जीवों के निम्नलिखित प्रकार में से छत्रक किससे संबंध है? छत्रक मशरूम जो है किससे संबंध रखता है? मशरूम जो है क्या है? कवक है। मशरूम क्या है? कवक है। ईस्ट एक है। ईस्ट क्या है? ईस्ट भी कवक है। ईस्ट भी क्या है? कवक है। लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किसके सहजीवी सहचर्य हैं? लाइकेन किसके सहजीवी हैं, यह बताना है। तो कवक और शैवाल का। शैवाल और कवक का, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण संकेतक पौधा है? प्रदूषण संकेतक पौधा कौन सा है? बहुत बार बता चुकी हूँ प्रैक्टिस सेट में। तो हो जाएगा लाइकेन का। लाइकेन का। लाइकेन जो है प्रदूषण का सूचक है, वायु प्रदूषण का सूचक है। जीवों के वर्गीकरण का उद्देश्य नहीं है। जीवों के वर्गीकरण का उद्देश्य नहीं है। इसमें से क्या नहीं है? कुछ निश्चित लक्षणों के आधार पर जीवों की पहचान करना, यह उद्देश्य है। समरूपता तथा संबंधों के आधार पर प्रजातियों को उचित वर्गों के क्रम में रखना, जीवों के विकासीय परिवर्तन को दर्शाना, लेकिन भिन्न भिन्न भाषाओं में जीवों के नाम दर्शाना, यह नहीं है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। वर्गीकरण विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? वर्गीकरण विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? टैक्सोनॉमी का जनक किसे कहा जाता है? यह कहता है कैरोलस लिनियस को। कैरोलस लिनियस को। जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की पद्धति है, यह हो जाएगा द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति। जीवों के वर्गीकरण की आधुनिक प्रणाली में सबसे छोटी इकाई कौन सी है? जीवों के वर्गीकरण की आधुनिक प्रणाली में सबसे छोटी इकाई कौन सी है? यह हो जाएगा जाति। क्या हो जाएगा? जाति हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। कवक का प्रयोग किया जाता है। कवक का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो इसका प्रयोग करते हैं
खाद्य पदार्थ के रूप में, ब्रेड बनाने में, एल्कोहल के निर्माण में। आई मीन ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कीटभक्षी पादप नहीं है? कौन सा जो है कीटभक्षी पादप नहीं है? ब्लेंडर वट, वटरवट और घटपर्णी ये सब कीटभक्षी पादप हैं, लेकिन हॉर्नवट जो है कीटभक्षी पादप नहीं है। नेक्स्ट है, किस जीव विज्ञानी ने 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली प्रस्तुत की थी? किस जीव विज्ञानी ने 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली प्रस्तुत की थी? यह हो जाएगा व्हिटेकर ने। व्हिटेकर ने ऑप्शन नंबर डी। जंतुओं एवं पादपों के वैज्ञानिक वर्गीकरण से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? जंतुओं एवं पादप के वैज्ञानिक वर्गीकरण से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? यह हो जाएगा वर्गीकी। क्या कहलाती है? वर्गीकी। अमीबा अपना भोजन किस प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त करता है? अमीबा अपना भोजन किस प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त करता है? यह हो जाएगा एंडोसाइटोसिस अथवा फैगोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस अथवा फैगोसाइटोसिस ऑप्शन हो जाएंगे सी। कौन सा जीव मोनेरा जगत में शामिल नहीं है? कौन सा जीव मोनेरा जगत में शामिल नहीं है? जीवाणु शामिल है, माइकोप्लाज्मा, नीलहरी शैवाल, जबकि कवक जो है मोनेरा जगत में शामिल नहीं है। ऑप्शन क्या हो जाएंगे? डी। विषाणु किस जगत में शामिल किए जाते हैं? विषाणु किस जगत में शामिल किए जाते हैं? इसे शामिल करते हैं इनमें से कोई नहीं, इनमें से किसी में भी नहीं। ऑप्शन हो जाएंगे डी। एम्फीबिया किस प्रकार के जीवों का समूह है? एम्फीबिया किस प्रकार के जीवों का समूह है? जल एवं स्थल दोनों पर रह सकने वाले जीवों का। जल एवं स्थल दोनों पर रह सकने वाले जीवों का है। निम्न में से कौन सा जीव कीट है? कौन सा जीव जो है कीट है? यह हो जाएगा सिल्वर मछली। सिल्वर मछली जो है क्या है? कीट है। किस संघ के जीव गलफड़ों द्वारा श्वसन करते हैं? किस संघ के जीव जो है गलफड़ों द्वारा श्वसन करते हैं? तो हो जाएगा मोलस्का। मोलस्का। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी जीव अंडे देता है? कौन सा स्तनधारी जीव अंडे देता है? यह हो जाएगा एकिडना। एकिडना क्या है? अंडे देता है। निम्न में से कौन सबसे छोटा पक्षी है? सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड। व्हाइट लेग हॉर्न किसकी एक नस्ल है? व्हाइट लेग हॉर्न किसकी एक किस्म है? किस्म है बताना है। यह हो जाएगा कुक्कुट का। कुक्कुट का ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किस कीट का वैज्ञानिक नाम वाल्टेरिया है? किस कीट का वैज्ञानिक नाम वाल्टेरिया है? ब्लाटेरिया है। यह हो जाएगा तिलचट्टा। तिलचट्टा का ही वैज्ञानिक नाम क्या है? ब्लाटेरिया है। ब्लाटेरिया है। गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को सदैव एक समान बनाए हुए रहते हैं। फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु हैं। यह हो जाएगा सहजीवी। क्या हैं? सहजीवी हैं। निम्न में से कौन एक वास्तविक मीन है? वास्तविक मीन आई मीन कौन से वास्तविक मछली है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जेलीफिश। जेलीफिश जो है क्या है? वास्तविक मछली है। ऑप्शन नंबर सी। मोनेरा जगत के जीवों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कौन सा कथन है जो सही दिया गया है? नीलहरी शैवाल इस जगत का उदाहरण है। मोनेरा का उदाहरण कौन है? तो नीलहरी शैवाल इस जगत का उदाहरण है। इस जगत के सभी जीवों में कोशिकाभित्ति उपस्थित होते हैं, जो कि गलत दिया गया है। केवल कौन सही है? तो केवल 2 सही है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही कूट का चयन कीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिलान करने के लिए दिया गया है एस्केरिस। एस्केरिस निमेटोडा संघ का जीव है। एस्केरिस जो है निमेटोडा संघ का जीव है। मलेरिया परजीवी प्रोटोजोआ है। मलेरिया परजीवी प्रोटोजोआ संघ का है। घरेलू मक्खी ऑर्थोपोडा। घरेलू मक्खी ऑर्थोपोडा। और गाय जो है स्तनधारी वर्ग का है। स्तनधारी। ऑप्शन हो जाएंगे 3 4 2 1। 3 4 2 1 आई मीन ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है? कौन सा पक्षी वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है? यह हो जाएगा चमगादड़। यह स्तनधारी वर्ग में आता है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है? कंगारू चूहा। कंगारू और चूहा। कंगारू चूहा होगा। ऑप्शन नंबर डी कंगारू चूहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही वर्ग की पदानुक्रम है?
कौन सा एक सही वर्ग की पदानुक्रम है? तो जगत, उसके बाद संघ, फिर वर्ग, गण, कुल, वंश और जाति। जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश और जाति। ऑप्शन क्या हो जाएंगे? डी हो जाएंगे। आप इस तरह से याद रखिएगा, जाति, उसके बाद वंश, वंश के बाद कुल, गण, वर्ग, संघ और जगत। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेपेथिस खासियाना नामक दुर्लभ एवं कीटभक्षी पौधा कहाँ पाया जाता है? नेपेथिस खासियाना नामक दुर्लभ एवं कीटभक्षी पौधा कहाँ पाया जाता है? मेघालय में। कहाँ पाया जाता है? मेघालय में। सुमेलित करने के लिए दिया गया है। कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? अमरवेल तना परजीवी है, चंदन जड़ परजीवी है, ऑर्किड अधिपादप एपिफाइट, जबकि घटपर्णी जलोद्भिद नहीं है। ऑप्शन डी क्या है? राइट आंसर है। सांप के 20 दंत किसका रूपांतरित रूप है? सांप के 20 दंत किसका रूपांतरित रूप है? किसका है? तो यह जम्भिका दंत के हैं। जम्भिका दंत के हैं। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित पादपों में से कौन ग्रेमी कुल का है? ग्रेमी कुल का नहीं है। ग्रेमी कुल का नहीं है। ग्रेमी आई में अनाज कुल में नहीं आता है नारियल, जबकि गन्ना, मक्का और जई इसमें आते हैं ग्रेमनी कुल में। सबसे बड़ा अकशेरुकी है। सबसे बड़ा अकशेरुकी है। क्या हो जाएगा? सिक्विड। क्या हो जाएगा? सिक्विड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। क्विनैन जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है, सिनकोना पादप के किस भाग से प्राप्त की जाती है? सिनकोना पादप के छाल का प्रयोग किया जाता है। छाल का। नेक्स्ट है, सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पादन को प्रतिस्थापित किया है वह है, यह हो जाएगा क्लोरोक्वीन। सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता था। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पादन को प्रतिस्थापित किया है वह है, यह हो जाएगा क्लोरोक्वीन। क्लोरोक्वीन। निम्नलिखित में से किस समूह के जीवों को डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? यह हो जाएगा डायटम। मृत्यु से डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने के लिए प्रयोग डायटम। प्राणियों के निम्नलिखित में से किस या किन संवर्गों में त्रिकोष्ठीय हृदय होता है? किस में त्रिकोष्ठीय हृदय होता है? यह हो जाएगा उभयचर और सरीसृप। उभयचर और सरीसृप। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, मिलान करने के लिए दिया गया है। अस्पांजिला। अस्पांजिला आ जाएगा किसमें? तो पोरीफेरा संघ में। अस्पांजिला पोरीफेरा संघ में। हुकवंश। हुकवंश आ जाएगा निमेटोडा। निमेटोडा संघ में। बिच्छू आर्थ्रोपोडा। बिच्छू आर्थ्रोपोडा और मूंगा सिलेट्रेटा। सिलेट्रेंटा। ऑप्शन हो जाएंगे 4, 1, 2, 3। 4, 1, 2, 3। ऑप्शन नंबर डी। एक बार फिर से आप लोग मिलाने का प्रयास कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक यूकैरियोटिक जीव का उदाहरण नहीं है? यूकैरियोटिक जीव का उदाहरण नहीं है तो खमीर, पादप, मानव यह है, लेकिन जीवाणु जो है यह यूकैरियोटिक जीव नहीं है, प्रोकैरियोटिक जीव में आते हैं। निम्नलिखित में से किस जगत या किन जगतों में केवल एक कशेरुकी जीव होते हैं? एक कशेरुकी जीव होते हैं मोनेरा और प्रोटिस्टा दोनों में। मोनेरा और प्रोटिस्टा दोनों में। निम्नलिखित में से कौन सा पादप कीटों से अपना आहार प्राप्त करता है? कौन सा पादप कीटों से अपना आहार प्राप्त करता है? यह हो जाएगा घटपर्णी। कौन हो जाएगा? घटपर्णी। ऑप्शन हो जाएंगे सी। एस्टेरियस जो कि तारामीन, एकाइनस समुद्री अर्चिन, एंटीडोन समुद्री लिली सभी जीव किस संघ के अंतर्गत आते हैं? यह आते हैं इकिनोडर्मेटा में। इकिनोमेटा में। इकिनोडर्मेटा में आते हैं। थोड़ा नाम मुझे टेढ़ा लग रहा है, ध्यान रखिएगा। साइकन, साइफा, अस्पांजिला स्वच्छ जलीय स्पंज और स्पांजिया बाथ स्पंज किस संघ के जीव हैं? साइकन, साइफा, अस्पांजिला स्वच्छ जलीय स्पंज और स्पांजिया बाथ स्पंज किस संघ के जीव हैं? यह हो जाएगा पेरीफेरा। पोरीफेरा। ऑप्शन हो जाएंगे डी। नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं कोशिका एवं उत्तक। कोशिका एवं उत्तक टॉपिक नंबर 3 है।
फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? क्या हो जाएगा? कोशिका। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, क्या हो जाएगा? कोशिका भित्ति, क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन हो जाएंगे ए। कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव कहलाता है, यह किससे निर्मित होता है? प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। प्रोटोप्लाज्म जो है किससे निर्मित होता है? यह होता है कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव तथा अन्य कोशिकांगों से। कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव तथा अन्य कोशिकांगों से। निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है? किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है? क्या हो जाएगा? नाभिक। लाल रक्त कोशिका में नाभिक नहीं होता है। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को आत्मघाती थैली कहा जाता है? आत्मघाती थैली कहा जाता है, क्या हो जाएगा? लाइसोसोम को। लाइसोसोम को। निम्नलिखित उत्तक प्रकारों में से किसमें संकुचनशील प्रोटीन होते हैं? निम्नलिखित उत्तक प्रकारों में से किसमें संकुचनशील प्रोटीन होते हैं? यह हो जाएगा पेशी उत्तक। पेशी उत्तक। यह श्वसन श्रृंखला का उपयोग कर पादप कोशिकाओं में ऊर्जा का उत्पादन करता है। यह श्वसन श्रृंखला का उपयोग कर पादप कोशिकाओं में ऊर्जा का उत्पादन करता है। यह हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। सर्वप्रथम डीएनए को किसने पृथक किया था? सर्वप्रथम डीएनए को किसने पृथक किया था? क्या हो जाएगा? फ्रेडरिक मीसर ने। फ्रेडरिक मीसर ने। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, वह सबसे छोटा जीव कौन सा है जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है? वह सबसे छोटा जीव कौन सा है जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है? यह हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली किस पदार्थ से निर्मित होती है? यूकैरियोटिक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली किस पदार्थ से निर्मित होती है? यह निर्मित होती है फास्फोलिपिड से। फास्फोलिपिड से। किस वैज्ञानिक ने जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार कहा? जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार किसने कहा था? यह कहा था हक्सले ने। कौन कहा था? हक्सले ने। ऑप्शन हो जाएंगे बी। ये जो क्वेश्चन है यह ज्ञान बिंदु प्रैक्टिस सेट में आया हुआ प्रश्न है। जीवों में अत्यधिक विविधता का क्या कारण है? जीवों में अत्यधिक विविधता का क्या कारण है? उत्परिवर्तन। प्लाज्मा झिल्ली किन पदार्थों से निर्मित होती है? प्लाज्मा झिल्ली किन पदार्थों से निर्मित होती है? क्या होता है? प्रोटीन और लिपिड से। ऑप्शन हो जाएंगे डी। ए और बी दोनों। मिलान करने के लिए दिया गया है, पादप कोशिका भित्ति। पादप कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज से। जीवाणु कोशिका भित्ति ग्लाइकोप्रोटीन कोशिका भित्ति। जीवाणु कोशिका भित्ति ग्लाइकोप्रोटीन से बनी होती है। शैवाल कोशिका भित्ति। शैवाल कोशिका भित्ति हो जाएगा, एक मिनट रुक जाइएगा। पादप कोशिका भित्ति तो हो जाएगा सेलुलोज। जीवाणु कोशिका भित्ति हो जाएगा पेप्टिडोग्लाइकन से बना होता है। ऑप्शन इसका 2 होना चाहिए। शैवाल कोशिका भित्ति ग्लाइकोप्रोटीन और कवक कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। एक बार फिर से देखिए, पादप कोशिका भित्ति सेलुलोज, जीवाणु कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन, शैवाल कोशिका भित्ति ग्लाइकोप्रोटीन और कवक कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। ऑप्शन हो जाएंगे ए। 4 2 3 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक थे। कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक थे, यह कौन थे? तो एम.जे. स्लाइडन एवं थियोडोर स्वान। एम.जे. स्लाइडन एवं थियोडोर स्वान। ऑप्शन हो जाएंगे सी। निम्नलिखित वर्गों को सुमेलित करके सही उत्तर का चयन करें। सबसे बड़ी पादप कोशिका हो जाएगा, सबसे बड़ी पादप कोशिका कार्लेर्पो टैक्सीफोलिया। इसका ऑप्शन नंबर सी है जो राइट आंसर है। चलिए इसको मिलान कर लेते हैं। सबसे बड़ी पादप कोशिका कार्लेर्पो टैक्सीफोलिया। पुष्पों में सबसे छोटी कोशिका कौन सा है? तो शुक्राणु है। पुरुषों में सबसे छोटी कोशिका जो कौन सी है? तो शुक्राणु है। मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन सा है? यह हो जाएगा तंत्रिका कोशिका। और सबसे बड़ी कोशिका जो है शुतुरमुर्ग का अंडा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से इसे मिलाने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएंगे सी। फिर से मिला लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर, ये भी मिलाने के लिए दिया गया है। केंद्रक की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन केंद्रक की खोज की थी। और जीव द्रव की खोज किसने की थी? जीव द्रव की खोज की थी ड्रुजार्डिन ने।
डुजार्डिन ने। और जीव द्रव का नामकरण पुनकिंजे ने किया था। राइबोसोम की खोज किसने किया था? तो जी.ई. पैलेट ने। जी.ई. पैलेट। ऑप्शन हो जाएंगे ए। किस जीव की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है? कोशिका भित्ति मानव में नहीं पाई जाती है। कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। कोशिका सिद्धांत का अपवाद है विषाणु। क्या है? विषाणु। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? यह हो जाएगा शुक्राणु। शुक्राणु। निम्नलिखित में से प्रारंभिक तथा सरल संरचना वाली कोशिकाएं कौन सी है? निम्नलिखित में से प्रारंभिक तथा सरल संरचना वाली कोशिकाएं कौन सी है? कौन सी है? यह हो जाएगा प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। पूर्ण विकसित कोशिकाओं का प्रकार है। पूर्ण विकसित कोशिकाओं का प्रकार कौन सा है? यह हो जाएगा यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका। पादप कोशिकाएं जंतु कोशिकाओं से किसकी अनुपस्थिति के कारण भिन्न होता है? किसके अनुपस्थिति के कारण भिन्न होता है? यह हो जाएगा तारक केंद्र सेंट्रियोल के अनुपस्थिति के कारण। सेंट्रियोल के अनुपस्थिति के कारण। राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कण किसे कहा जाता है? राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कण किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है राइबोसोम को। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। सौर ऊर्जा एटीपी में क्लोरोप्लास्ट में। मानव शरीर में कोशिकीय पाचन में अधिकतम एटीपी अणुओं का निर्माण किस चरण में होता है? किस चरण में? केप्स चक्र। केप्स चक्र। ऑप्शन हो जाएंगे बी। निम्नलिखित में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव समुदाय के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? जननांकी। क्या हो जाएगा? जननांकी। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं एंथ्रोनोलॉजी। एंथेनोलॉजी। जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं बायोनिक्स। क्या कहते हैं? बायोनिक्स कहते हैं। ऑप्शन हो जाएंगे ए। संवहनी पौधे में जल किसके द्वारा ऊपर पहुंचता है? संवहनी पौधों में जल किसके द्वारा ऊपर पहुंचता है? जाइलम उत्तक के द्वारा। जाइलम उत्तक के द्वारा। संवहनी पौधों में जल किसके द्वारा ऊपर पहुंचता है? तो जाइलम उत्तक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा होता है? कौन सा भाग मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा होता है? तो हो जाएगा एपिडर्मिस। एपिडर्मिस है। नेक्स्ट है मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले उत्तक को क्या कहते हैं? मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले उत्तक को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं टेंडन। क्या कहते हैं? टेंडन। रक्त क्या है? रक्त क्या है? तो एक संयोजी उत्तक है। एक संयोजी उत्तक है। मानव रक्त के पीएच का अनुमानित मान क्या है? मानव रक्त का पीएच मान 7.4। रक्त समूह की खोज किसने की थी? रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने। कार्ल लैंडस्टीनर ने। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पेशियों में संचित होता है जिससे ऐंठन होती है? यह होती है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल के कारण। लाइसोसोम के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? लाइसोसोम के निर्माण के लिए कौन उत्तरदायी है? तो यह हो जाएगा गोल्जी उपकरण। निम्नलिखित में से कौन कोशिका के आंतरोष्मी क्रियाओं के परिचालन के लिए ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है? कौन कोशिका के आंतरोष्मी क्रियाओं के परिचालन के लिए ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है? यह होता है एटीपी। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना मानव शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है? कौन सी संरचना मानव शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है? यह हो जाएगा वसामय उत्तक। वसामय उत्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। हिस्टोलॉजी के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? हिस्टोलॉजी उत्तक का। निम्नलिखित में से पादप उत्तकों का एक प्रकार नहीं है। कौन जो है पादप उत्तक का एक प्रकार नहीं है? सरल स्थायी उत्तक फ्लोएम जाइलम, जबकि उपकला उत्तक नहीं है। पादप उत्तक का एक प्रकार नहीं है। निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? किसमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? तो हो जाएगा जीव द्रव कला। जीव द्रव कला। ऑप्शन हो जाएंगे डी। फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या है? फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या है?
पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाना फ्लोएम का मुख्य कार्य है। किस पादप उत्तक में चाली नलिकाएं एवं सहकोशिकाएं पाई जाती है? किस पादप उत्तक में चाली नलिकाएं एवं सहकोशिकाएं पाई जाती है? क्या हो जाएगा? फ्लोएम में। निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है? किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है? सूत्रकणिका, केंद्रक और हरित लवक। सूत्रकणिका, केंद्रक और हरित लवक। चिकनी अंतःप्रदबी जालिका के अनुपूरक कार्यों में से एक कार्य है। चिकनी अंतःप्रदबी जालिका के अनुपूरक कार्यों में से एक कार्य है। यह हो जाएगा लिपिड संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, जो कि थोड़ा सा मिसप्रिंट हो चुका है। हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? यही प्रश्न है 47 में। हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो मेयर ने। किसने किया था? मेयर ने किया था। वह उत्तक जिसका निर्माण भ्रूणीय मध्य स्तर में होता है कहलाता है। वह उत्तक जिसका निर्माण भ्रूणीय मध्य स्तर से होता है कहलाता है। मेसोडर्म से होता है कहलाता है संयोजी उत्तक। रुधिर एवं लसिका किस प्रकार के उत्तक हैं? रुधिर एवं लसिका किस प्रकार के उत्तक के उदाहरण है? तो यह हो जाएगा तरल संयोजी उत्तक। मानव शरीर के किस अंग को लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान कहा जाता है? किसे कहा जाता है? कब्रगाह। तो यह हो जाएगा प्लीहा को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक घाव भरने में सहायक होता है? घाव भरने में सहायक उत्तक यह हो जाएगा उपकला उत्तक। एपिथेलियल टिश्यू। एक वयस्क पुरुष के लिए समान हीमोग्लोबिन की मात्रा प्रति 100 ml रक्त कितनी होती है? एक वयस्क पुरुष के लिए समान हीमोग्लोबिन की मात्रा प्रति 100 ml रक्त कितनी होती है? यह हो जाएगा 14.5 ग्राम। प्राणी कोशिका में कोशिकीय श्वसन का स्थान कौन सा है? प्राणी कोशिका में कोशिकीय श्वसन का स्थान कौन सा है? यह हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। कंडराइन टेंडन जिनके माध्यम से मांसपेशियां हड्डियों से जुड़ी होती है, निम्नलिखित में से किस एक लंबे रेशेदार प्रोटीन के दृढ़ संघन बंडल होते हैं? एक बार फिर से आप लोग भी प्रश्न पढ़ लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोलेजन। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने कोशिका की खोज की थी? सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने। किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है? किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है? यह कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। निम्नलिखित में से जंतु ऊतकों का एक प्रकार है। यह हो जाएगा उपकला उत्तक, पेशी उत्तक और संयोजी उत्तक। ऑप्शन हो जाएंगे डी। निम्नलिखित में से किस एक जीव में संवहन उत्तक पाए जाते हैं? किस एक जीव में संवहन उत्तक पाए जाते हैं? संवहन उत्तक पाए जाते हैं मार्सिलिया में। पादपों के जड़ों तथा तनों के सिरों पर किस प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं? पादपों के जड़ों तथा तनों के सिरों पर किस प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं? यह हो जाएगा शीर्षस्थ विभाज्य उत्तक। उपकला उत्तक जंतुओं में कौन सा कार्य करते हैं? उपकला उत्तक जंतुओं में कौन सा कार्य करते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा जल का अवशोषण, भोजन का अवशोषण, रक्षात्मक आवरण का निर्माण, ये सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी कार्य करते हैं। विभिन्न कोशिकाएं एवं उनकी आकृति दिया गया है, इसे याद रखना चाहे तो याद रख सकते हैं। लाल रक्त कोशिकाएं का जो आकृति है उभयातल है, बाइकॉनकेव है, इसका उभयावतल है। तंत्रिका कोशिकाएं की आकृति लंबी, पतली एवं शाखान्वित है। जीवाणु कोशिका वक्रित छड़ के आकार की है। सवाल कोशिकाएं अंडाकार एवं कसाभ युक्त है और परागकण के आकार गोलाकार एवं कांटेदार है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, पादपों की आकार की। कुछ जड़ें जो मूलांकुर के अतिरिक्त पादप के किसी अन्य भाग से उत्पन्न होती है कहलाती है। कुछ जड़ें जो मूलांकुर के अतिरिक्त पादप के किसी अन्य भाग से उत्पन्न होती है कहलाती है, यह कहलाती है अपस्थानिक जड़। निम्नलिखित में से तने का रूपांतरण नहीं है। आलू जो है यह तना में आता है।
शकरकंद, शकरकंद जो है तना का उदाहरण नहीं है, शकरकंद जो है जड़ है। आलू तना है, अरबी तना है, प्याज भी तना है, लेकिन शकरकंद क्या है? जड़ है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है? निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है? यह हो जाएगा आलू। आलू। अदरक एक राइजोम है जो है अदरक। अदरक क्या है? क्या हो जाएगा? भूमिगत तना। भूमिगत तना। आभासी फल का एक उदाहरण है। आभासी फल फॉल्स फ्रूट का एक उदाहरण है। क्या हो जाएगा? सेब। सेब और नाशपाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी के किस भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त किया जाता है? यह हो जाएगा सूखे हुए प्रकंद से। सूखे हुए प्रकंद से। प्याज में खाद्य पदार्थ किस रूप में संचयित होता है? नेक्स्ट है, प्याज में खाद्य पदार्थ किस रूप में संचयित होता है? यह हो जाएगा सेलुलोज। प्याज में खाद्य पदार्थ किस रूप में संचयित होता है? सेलुलोज। घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट के रूपांतरित होता है? यह हो जाएगा पत्ता। पत्ता। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग पुष्प है। क्या है? पुष्प है। ऑप्शन नंबर ए। कंचन एक उन्नत किस्म है। कंचन एक उन्नत किस्म है। किसका है? आंवला का है। निम्नलिखित फलीदार पौधों में से कौन पेट्रोपादप भी है? कौन जो है पेट्रोपादप भी है? यह हो जाएगा करंज। करंज। ऑप्शन हो जाएंगे डी। प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किनका पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? नीला और लाल का। नीला और लाल का। पुष्पी पादपों के बीज किससे निर्मित होते हैं? पुष्पी पादपों के बीज किससे निर्मित होते हैं? तो बीजांड से। किससे? बीजांड से। निम्नलिखित में से कौन सा एक अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार नहीं है? अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परानिषेचन, जो कि बाइनरी फ्यूजन, मुकुलन, विखंडन अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार है। मिलान करने के लिए दिया गया है फल अंडाशय। फल अंडाशय। बीज तना। एक मिनट रुक जाइएगा। बीज बीजांड से। बीज बीजांड। फल अंडाशय। काष्ठ। काष्ठ हो जाएगा तना। काष्ठ हो जाएगा तना। मंड पत्ती। मंड कहाँ पे आ जाता है? तो पत्ती में। काष्ठ तना बीज बीजांड में, फल है जो अंडाशय। ऑप्शन क्या हो जाएंगे? 4, 1, 2, 3। ऑप्शन हो जाएंगे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप रेशा तने से प्राप्त होता है? कौन सा पादप रेशा तने से प्राप्त होता है? यह हो जाएगा सनई। सनई। निम्न में से कौन सा उपकरण सर जगदीश चंद्र बोस द्वारा पौधों में वृद्धि के मापन हेतु निर्मित किया गया था? यह निर्मित किया गया था क्रेस्कोग्राफ। क्रेस्कोग्राफ। निम्नलिखित में से पुष्ता जड़ों के उदाहरण है। पुष्ता जड़ों का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ये सभी। ये सभी बादाम, पीपल और रबड़ का पेड़ पुष्ता जड़ों के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पे दिया गया है पुष्ता जड़ें किसे कहते हैं? जो जलीय भागों में तने के आधार को विकसित करने वाली ये जड़ें क्षैतिज रूप में होती है, जो एक साथ मूसला जड़ों एवं तनों के आधार से विकसित होती है। उदाहरण बादाम, पीपल, रबड़ का पेड़। जलीय भागों में तने के आधार को विकसित करने वाली ये जड़ें क्षैतिज रूप से होती है, जो एक साथ मूसला जड़ों एवं तनों के आधार से विकसित होती है। उदाहरण बादाम, पीपल, रबड़ का पेड़ आदि। बाष्पोत्सर्जन के लिए पौधे की निम्नलिखित संरचनाओं में से कौन उत्तरदायी है? बाष्पोत्सर्जन के लिए पौधे के निम्नलिखित संरचनाओं में से कौन उत्तरदायी है? यह हो जाएगा रंध्र, स्टोमाटा। ऑप्शन नंबर सी। एक ही पौधे के एक पुष्प के परागकोश से परागकण का उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र में स्थानांतरण कहलाता है। यह कहलाता है सजात पुष्पी परागन। सजात पुष्पी परागन। फलों के मीठा स्वाद का कारण है। फलों के मीठा स्वाद का कारण है फ्रक्टोज। निम्नलिखित में से किस वर्ग में आप उस पौधे को रखेंगे जिसमें बीजाणु उत्पन्न होते हैं तथा संवहन उत्तक पाए जाते हैं परंतु बीज नहीं होते हैं? इसको हम रखेंगे टेरिडोफाइट्स में। किस में रखेंगे? टेरिडोफाइट्स में रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं।
कुछ बीजीय पौधों में बीज नग्न होते हैं, ऐसे पौधे किस समूह में रखे जाते हैं? इसे रखे जाते हैं जिम्नोस्पर्म में। इसमें रखते हैं जिम्नोस्पर्म में रहते हैं। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं एंथोलॉजी। एंथोलॉजी। लीवरवट क्या है? लीवरवट क्या है? एक स्थलीय पौधा जो जड़, तना, पत्ती में विभेदित नहीं होता। एक स्थलीय पौधा जो जड़, तना, पत्ती में विभेदित नहीं होता। स्वपरागन का अर्थ है? स्वपरागन का अर्थ क्या है? परागकोश से उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पराग का स्थानांतरण स्वपरागन कहलाता है। परागकोश से उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पराग का स्थानांतरण स्वपरागन कहलाता है। भ्रूण किसमें मिलता है? भ्रूण किसमें मिलता है? भ्रूण किसमें मिलता है? यह मिलता है बीज। बीज माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है। माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है। यह मिलता है तना काट से। तना काट से। पुष्प के नर तथा मादा जनांग का युग्म है। पुष्प के नर तथा मादा जनांग का युग्म कौन सा हो जाएगा? पुष्प के नर तथा मादा जनांग का युग्म यह हो जाएगा पुमंग एवं जायांग। पुमंग एवं जायांग। पुष्प के पार्ट दिए गए हैं, पार्ट्स ऑफ फ्लावर, जैसे कि बाह्यदलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। बाह्यदलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग पुष्प के भाग हैं। यहाँ पे और भी कुछ दिए गए हैं। बाह्यदलपुंज एवं दलपुंज को पुष्प का सहायक अंग या अनावश्यक भाग कहा जाता है। किसको? तो बाह्यदलपुंज एवं दलपुंज को पुष्प का सहायक अंग या अनावश्यक भाग कहा जाता है, तथा पुमंग एवं जायांग को पुष्प का आवश्यक भाग कहा जाता है। पुमंग एवं जायांग को आवश्यक भाग कहा जाता है। पुमंग एवं जायांग पुष्प के वास्तविक जनन भाग भी हैं। पुमंग पुष्प का नर जनन भाग है और जायांग मादा जनन भाग है। नेक्स्ट है, पादप जड़ों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? पादप जड़ों के संबंध में कौन सा कथन असत्य दिया गया है, गलत दिया गया है, बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, प्रकाश स्रोत की दिशा में विकसित होती है। यह जो है गलत दिया गया है। जड़ें सामान्यतः मूलांकुर से विकसित होती हैं। जड़ों का अंतिम सिरा मूल गोप के द्वारा सुरक्षित रहता है। एक बीजपत्री एवं द्विबीजपत्री पादपों की जड़ें भिन्न भिन्न होती है। ऑप्शन नंबर सी जो कि असत्य दिया गया है, गलत दिया गया है। निम्नलिखित में से किस पादप एवं उसके जड़ रूप का सही सुमेलन नहीं है? निम्नलिखित में से किस पादप एवं उसके जड़ रूप का सही सुमेलन नहीं है? यह हो जाएगा आम, अदरक, कंदिल जड़ें। जबकि डहेलिया पुलकित जड़ें, बरगद, रबड़ स्तंभ। डहेलिया पुलकित क्या है? जड़ें हैं। बरगद रबड़ स्तंभ मूल, मक्का गना अपस्तंभ मूल है, जबकि आम, अदरक, कंदिल जड़ें नहीं है। ऑप्शन हो जाएंगे डी। पादप के कायिक अंगों में शामिल नहीं है। पादप के कायिक अंगों में शामिल नहीं है, यह हो जाएगा बीज। पादप के कायिक अंगों में शामिल नहीं है बीज, जबकि जड़, तना, पत्ती यह सब शामिल है। निम्न में से परजीवी पौधे की पहचान करें। परजीवी पौधे की पहचान करें। यह हो जाएगा अमरबेल। अमरबेल। ऐसे पौधे जिनके बीज के चारों ओर आवरण नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अनावृत बीजी। अनावृत बीजी। ऑप्शन नंबर बी। नग्न बीजी भी कहते हैं। नेक्स्ट है, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग होता है। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग कौन सा है? यह हो जाएगा परागकोश। परागकोश। ऑप्शन नंबर सी। 36 नंबर प्रश्न है जो कि मिलान करने के लिए दिया गया है। लहसुन और प्याज। लहसुन, प्याज सलकंद का उदाहरण है। सलकंद। हल्दी, केला, अदरक। हल्दी, केला और अदरक प्रकंद का उदाहरण है। अरबी और जिमीकंद घन कंद में आते हैं। आलू स्तंभ कंद में आते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3, 4, 1, 2। निम्नलिखित में से किसे रेशेदार जड़ तंत्र कहा जाता है? किसे रेशेदार जड़ तंत्र कहा जाता है? तो अपस्थानिक जड़ तंत्र को। अपस्थानिक जड़ तंत्र को। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? तो इंसुलिन नहीं है, जबकि साइटोनिन, एथिलीन और जिब्रेलिन पादप हार्मोन है। विश्व का सबसे छोटा तथा सबसे बड़ा पुष्प क्रमशः कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा तथा सबसे बड़ा पुष्प क्रमशः कौन सा है?
सबसे छोटा हो जाएगा वुल्फिया और सबसे बड़ा हो जाएगा रेफ्लेसिया। कच्चे फल को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? कच्चे फल को पकाने के लिए किस गैस का? एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है, एसिटिलीन का। पादपों के तनों से संबंधित सत्य कथन की पहचान कीजिए। पादपों के तनों से संबंधित सत्य कथन की पहचान करना है। तनों का विकास प्रांकुर से होता है। ये सामान्यतः प्रकाश की ओर तथा भूमि के विपरीत दिशा में विकास करते हैं। तनों तथा पर्व संधियां पाई जाती है। उपयुक्त में से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पौधा कौन सा है? विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पौधा कौन सा है बताइएगा। ये हो जाएगा यूकेलिप्टस, यूकेलिप्टस ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अदरक एक तना है जड़ नहीं क्योंकि? अदरक एक तना है जड़ नहीं क्योंकि यह पर्व और पर्व संधियों से युक्त होता है, नोड्स और इंटरनोड्स से युक्त होता है। बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का प्रयोग किया जाता है? बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का प्रयोग किया जाता है? यह कहता है रतन जोत का, जेट्रोफा का। निम्नलिखित में से कौन अधिकतम कुशलतापूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? कौन करता है? यह हो जाएगा क्लोरेला, क्लोरेला ऑप्शन नंबर ए। पौधों में फ्लोएम मुख्यतः किस कार्य के लिए उत्तरदायी है? फ्लोएम किस कार्य के लिए? तो आहार वहन के लिए, भोजन वहन के लिए। पारिस्थितिकी वर्गीकरण के अंतर्गत पादपों का कौन सा वर्ग नहीं आता? पारिस्थितिकीय वर्गीकरण के अंतर्गत पादपों का कौन सा वर्ग नहीं आता? तो अधिपादप नहीं आता है, जो कि मरुद्भिद, जलोद्भिद, लवणोभिद ये सब आते हैं। नर पुष्प तथा मादा पुष्प दोनों को जन्म देने वाला पादप क्या कहलाते हैं? नर पुष्प तथा मादा पुष्प दोनों को जन्म देने वाला पादप क्या कहलाते हैं? यह कहलाता है उभय लिंगाश्रय, उभय लिंगाश्रय। प्रकाश संश्लेषण में किस रंग का प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है? क्या होता है? लाल रंग, लाल रंग। वृक्ष की आयु का निर्धारण कैसे किया जाता है? वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर, वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर। हरे पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में प्रयुक्त सौर ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है? हरे पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में प्रयुक्त सौर ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है? यह होता है रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है? यह हो जाएगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है किससे प्राप्त होती है? ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है किससे प्राप्त होती है? तो जल से। चाय की पत्तियों में पाया जाने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्तेजक कौन सा है? यह हो जाएगा कैफीन, कैफीन। यहाँ पे एक बीजपत्री एवं द्विबीजपत्री में अंतर दिया गया है। एक बीजपत्री, इनके बीजों में एक बीज उपस्थित होते हैं, एक बीजपत्र उपस्थित होते हैं, जबकि द्विबीजपत्री में दो बीज इसमें उपस्थित होते हैं। इनकी जड़ें प्राय अधिक विकसित नहीं होती है एक बीजपत्री में, और इसमें द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। एक बीजपत्री इनके पुष्पों के भाग 3 या 4 के गुणांक में होता है और इन पुष्पों के भाग 4 या 5 के गुणांक में होते हैं। इसके संवहन पुल में कैम्बियम अनुपस्थित होता है और इसके संवहन पुल में कैम्बियम उपस्थित होता है। द्विबीजपत्री में कैम्बियम उपस्थित होता है, जबकि एक बीजपत्री में कैम्बियम अनुपस्थित होता है। भूमिगत तनों का रूपांतरण दिया गया है। प्रकंद का उदाहरण है अदरक, हल्दी, केला और बांस। प्रकंद का उदाहरण क्या है? तो अदरक है, हल्दी है, केला है और बांस है। स्तंभ कंद का उदाहरण आलू, रतालू और शकरकंद, आलू, रतालू और शकरकंद। सलकंद में प्याज, लहसुन और ट्यूलिप आते हैं। घन कंद में अरबी, जिमीकंद और ग्लैडियोलस कहते हैं। जिमीकंद ओल को कहते हैं, अरबी जो है अरबी कंदा को कहते हैं। हम लोग आम भाषा में इसे कंदा कहते हैं, और जिमीकंद को हम लोग ओल बोलते हैं या फिर सूरन बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पादप रोग, पादप रोग। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है मिलान करने के लिए। खट्टेनाशर, खट्टेनाशर यह होता है जीवाणु के द्वारा, सॉरी खट्टेनाशर होता है, हाँ जीवाणु के द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा। गन्ने का लाल सड़न रोग होता है कवक के द्वारा। आलू का कृष्णकांत रोग होता है ऑक्सीजन की कमी के कारण, और गेहूं का साहू रोग होता है कीट के कारण, कीट के कारण।
इसे एक बार फिर से आप लोग मिला लीजिएगा और इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, 4, 2, 1। खट्टे नासर जीवाणु, गन्ने का लाल सड़न रोग कवक, आलू का कृष्णकांत रोग ऑक्सीजन की कमी के कारण और गेहूं का साहू रोग कीट से। ऑप्शन नंबर सी। मक्का की पत्तियों के शीर्ष का सफेद होना सूचक है। मक्का की पत्तियों के शीर्ष का सफेद होना सूचक है, यह हो जाएगा जिंक की कमी का। पौधों में व्हाइट वड रोग किसकी कमी से होता है? व्हाइट वड रोग किसकी कमी से होता है? तो होता है जिंक की कमी से। सफेद कीट एक महत्वपूर्ण कवक रोग है। सफेद कीट एक महत्वपूर्ण कवक रोग है, यह हो जाएगा सरसों का। करनाल बट किस फसल का रोग है? करनाल बट किस फसल का रोग है? करनाल बट, यह हो जाएगा गेहूं का। गेहूं का। धान का टुंगरो विषाणु प्रसारित होता है। धान का टुंगरो विषाणु प्रसारित होता है हरी पत्ती के फुदके द्वारा। हरी पत्ती के फुदके द्वारा। आलू में ब्लैक हार्ट रोग का कारक कौन है? आलू में ब्लैक हार्ट रोग का कारण क्या है? ऑक्सीजन की कमी। एलोवेन मोजेक किस फसल की गंभीर बीमारी है? एलोवेन मोजेक किस फसल की गंभीर बीमारी है? तो हो जाएगा भिंडी की। मोजेक रोग भिंडी की। एलोवेन मोजेक भिंडी की। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है पादप रोग का सबसे उत्तरदायी कारक कौन है? पादप रोग का सबसे उत्तरदायी कारक कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा फफूंदी। फफूंदी। नींबू का डाई बैक रोग का कारण है। नींबू का डाई बैक रोग का कारण क्या है? तांबा की कमी। तांबा की कमी। जीवाणु जनित पादप रोग और रोग के कारक दिए गए हैं, जैसे कि आलू का सैंथिल रोग स्यूडोमोनास सोलेनिसियरम के कारण होता है। आलू का सैंथिल रोग स्यूडोमोनास सोलेनेसियम के कारण होता है। धान का अंगमारी रोग जेंथोमोनास ओराइजी के द्वारा होता है। नींबू का कैंकर रोग जेंथोमोनास सिट्री के कारण होता है। गेहूं का टुंड रोग कोरोनोबैक्टीरियम ट्रिट्री के कारण होता है। एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन जेंथोमोनास मालवेसियरम के कारण होता है। जेंथोमोनास मालवेसियरम के कारण होता है। सेब, गुलाब, टमाटर का ट्यूमिफोसियस, यह होता है एग्रोबैक्टीरियम क्राउन गाल के द्वारा। आलू का स्कैब स्ट्रेप्टोमाइसीज के कारण होता है। तंबाकू का सैंथी रोग स्यूडोमोनास सोलेनिसियरम के कारण होता है। टमाटर का सैंथी रोग स्यूडोमोनास सोलेनियरम के कारण होता है। सोलेनिसियरम के कारण होता है। इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं और इसको याद करने का प्रयास करेंगे। एक बार फिर से इसे देख लीजिए और इसको याद करिएगा, क्योंकि अभी नाम मुझे टेढ़ा लगा। चलिए 2-3 बार इसे याद करेंगे तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट है अजैविक पादप रोग। अजैविक पादप रोग। नींबू में डाईबैक रोग होता है कॉपर की कमी के कारण। आंवले में आंतरिक निकोसिस होता है बोरोन की कमी के कारण। नींबू में लिटिल लीफ रोग होता है कॉपर की कमी के कारण। आम में लिटिल लीफ रोग होता है जस्ता की कमी से। मटर में मार्स रोग होता है मैग्नीज की कमी से। धान में खैरा रोग होता है जस्ता की कमी से। फूलगोभी में हिप टेल रोग होता है मॉलिब्डेनम की कमी से। चुकंदर में हार्ट रोग होता है बोरोन की कमी से। आलू का ब्लैक हार्ट रोग होता है भंडारण में ऑक्सीजन की कमी से। फूलगोभी में ब्राउनिंग रोग होता है बोरोन की कमी से। एक बार इसे भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं और याद करने का प्रयास करेंगे। चलिए यहाँ से क्वेश्चन आता ही है। नेक्स्ट टॉपिक है पोषण। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, कौन सा कथन है जो सही दिया गया है? कौन सा कथन है जो सही दिया गया है? कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की सामान्य मात्रा कम ऊर्जा प्रदान करती है। यह क्या है? गलत दिया गया है। प्रोटीन शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है। बिल्कुल। विटामिन रोगों से शरीर की रक्षा करते हैं। सही है। 2 और 3 इसका राइट आंसर है। आधुनिक विज्ञान में प्रोटियोमिक्स की उपयोगिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, कौन सा कथन है जो सही दिया गया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पोषण स्तर का अध्ययन। आधुनिक विज्ञान प्रोटियोमिक्स की उपयोगिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पोषण स्तर का अध्ययन, कैंसर रोग को समझना, पौधों में आनुवंशिक भिन्नता का पता लगाना, विभिन्न रोग के विरुद्ध नई दवाइयां निर्मित करना। ऑप्शन हो जाएंगे डी 1, 2, 3, 4। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से परिपूर्ण कर देती है? नाइट्रोजन से परिपूर्ण कर देगी मटर का पौधा। निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? विटामिन्स को। वह खाद्य जो कि किसी एथलीट को तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है वह हो जाएगा ग्लूकोज। निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है? प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत मूंगफली। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। विटामिन ए यकृत में भंडारित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है?
गई भैंस पानी में, विटामिन बी और सी। विटामिन बी और सी। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? यह होता है रतौंधी। पेलाग्रा और स्कर्वी क्रमशः किन विटामिनों की कमी के कारण होता है? पेलाग्रा किसके कारण होता है और स्कर्वी किसके कारण होता है, यह बताना है। पेलाग्रा होता है विटामिन बी3 की कमी से और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। ऑप्शन नंबर बी। कोलीकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है। कोलीकैल्सिफेरॉल यह हो जाएगा विटामिन डी का। कोलीकैल्सिफेरॉल विटामिन डी का। मछली से प्राप्त होने वाला कॉड लिवर तेल किस विटामिन से समृद्ध होता है? यह होता है विटामिन डी। लिवर तेल विटामिन डी। निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? यह विटामिन है विटामिन डी। कौन सा विटामिन है? विटामिन डी है। ऑप्शन हो जाएंगे ए। नेक्स्ट कौन चलते हैं? क्वेश्चन नंबर 14। कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित है? आयरन रक्त में पाया जाता है, कैल्शियम हड्डी में, मैग्नीशियम क्लोरोफिल में, सोडियम तंत्रिका आवेग में। ऑप्शन हो जाएंगे बी। सोडियम तंत्रिका आवेग में, क्लोरोफिल, मैग्नीशियम क्लोरोफिल, मैग्नीशियम हड्डी में, कैल्शियम, रक्त में आयरन। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करिए। लौह पालक में लोहा पाया जाता है। पोटेशियम केला एवं खजूर में, पोटेशियम आयोडीन युक्त सामान्य नमक में, कैल्शियम दूध एवं अंडे में। ऑप्शन क्या हो जाएंगे? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, 1, 3, 4। ऑप्शन हो जाएंगे ए। ट्राइग्लिसराइड क्या है? ट्राइग्लिसराइड क्या है? यह वसा है। क्या है? वसा है। अल्फा कैरोटीन नामक प्रोटीन किसमें उपस्थित होता है? अल्फा कैरोटीन नामक प्रोटीन किसमें उपस्थित होता है? यह त्वचा में। त्वचा में। खाद्य पदार्थों में मिलाए जाने के बाद अपनी श्वसन प्रक्रिया के दौरान खमीर निम्नलिखित में से क्या उत्पादित करते हैं? खमीर क्या उत्पादित करते हैं? यह हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। मिलान करने के लिए दिया गया है 20 नंबर प्रश्न को मिलान करिए। विटामिन ए इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन बी थायमीन। विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन ई टेकोफेरॉल। ऑप्शन हो जाएंगे डी। एक संतुलित आहार में क्या पाया जाता है? एक संतुलित आहार में क्या पाया जाता है? 1/2 प्रोटीन्स, 1/4 वसा एवं 3/5 कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। 1/2 प्रोटीन, 1/4 वसा एवं 3/5 कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ऑप्शन हो जाएंगे डी। निम्नलिखित में से किस विटामिन में नाइट्रोजन होती है? किस विटामिन में नाइट्रोजन होती है? यह होती है विटामिन बी में। विटामिन बी में। पौधों व जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का संचयन किस रूप में होता है? पौधों व जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का संचयन किस रूप में होता है? यह होता है क्रमशः स्टार्च व ग्लाइकोजन के रूप में। पौधों में स्टार्च और जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का संचयन होता है। निम्न में से कौन सा पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक नहीं है? कौन सा पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक नहीं है? यह हो जाएगा मैग्नीशियम। रासायनिक तौर पर रेशम के रेशे मुख्य रूप से क्या होते हैं? रेशम के रेशे क्या होते हैं? क्या होता है? प्रोटीन। क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। मसूड़ों में रक्तस्राव, दांतों का गिरना, अस्थियों का भंगुर होना एवं घाव भरने में देरी होना निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? कमी से? विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी की कमी से। चलिए हम लोग 6 टॉपिक को कंप्लीट कर लिए। 7 टॉपिक में हम लोग देखेंगे रोग एवं प्रतिरक्षा और धीरे धीरे करके 19 टॉपिक इसमें दिया गया है, लगभग 19 टॉपिक, और उसे हम लोग समाप्त करने का प्रयास करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।